लोग कहते हैं कि मेरा प्रारंभिक जीवन बहुत अभाव में बीता और मैं जो कुछ भी बनी, जो भी सफलता मैंने हासिल की, अपने खुद के दम पर की। लेकिन मैं ऐसे लोगों से इत्तेफाक नहीं रखती। मैंने जो भी संस्कार, आदर्श और सफलता हासिल की, वह आई और बाबूजी की परवरिश के कारण ही थे। साथ ही साथ उन्होंने हमें खुद पर विश्वास रखकर गर्व से जीना सिखाया। आई और बाबूजी ने मेरी और भैया शक्ति की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उन्हें चाहे भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे खान पान में कमी नहीं आने दी। मुझे याद है जब मैं बच्ची थी, साइकिल चलाने से बहुत डरती थी। चोट लग जाएगी, गिर जाऊंगी, ऐसा सोचती थी। लेकिन बाबूजी ने मेरे डर का उन्मूलन किया, मेरे साहस को जगाया और कहा, डरती क्यों हो गुड़िया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्होंने साइकिल का कैरियर पकड़ रखा था और मैं निडर होकर साइकिल चला रही थी। कब उन्होंने कैरियर से अपना हाथ खींच लिया, मुझे पता ही नहीं चला। जीवन में कोई भी परेशानी आती तो बाबूजी मुझे राह दिखा मेरे अंदर हिम्मत और साहस पैदा करते। बाबूजी कहते थे, अगर कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ, क्योंकि हो सकता है कल मैं रहूं ना रहूं, पर ईश्वर और सच्चाई का रास्ता तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सत मार्ग पर चलने और दूसरों के दुख तकलीफ में हमेशा उनका साथ देने से भगवान तुम्हें सफलता अवश्य प्रदान करेगा। जब मैं पढ़ती तो आई मेरे साथ जागती थी, कुछ ना कुछ खाने को देती रहती थी और मेरे लाख कहने पर भी सोती नहीं थी। मुझे अच्छी तरह सुलाकर ढक कर ही सोने जाती थी। कभी अगर मुझे नींद ना आती तो मुझे बचपन में लोरियां और बड़े होने पर लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी, राम और कृष्ण भगवान आदि की प्रेरणादायक कहानियां सुनाया करती थी। बाबूजी ने शक्ति भैया का एडमिशन कस्बे के सबसे अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में कराया था। यहाँ की फीस बहुत अधिक थी, इसलिए वह मुझे इस स्कूल में पढ़ा ना सके और मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। माँ मुझे और भाई को स्कूल के लिए रोज पराठे और अचार रखकर देती थी। माँ के हाथ का अचार मुझे सब व्यंजनों से अच्छा लगता था, लेकिन अक्सर भाई शिकायत करता था, आई ये क्या, मुझे रोज रोज पराठे और अचार रखकर दे देती हो। स्कूल में मेरे दूसरे बच्चे हंसी उड़ाते हैं, उनके खाने में पनीर, छोले या नॉन वेज होता है। लंच टाइम में बच्चे चाट, पकौड़े, आइसक्रीम और तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और मैं उनका मुंह देखता रहता हूँ। कब तक चलेगा यह गरीबी का दौर। स्कूल में मुझे बहुत शर्म आती है। इससे तो अच्छा मुझे भी किरण की तरह सरकारी स्कूल में भर्ती करा देती। भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो मोबाइल की डिमांड करने लगा। बाबूजी से कहने लगा, सब बच्चे महंगे महंगे मोबाइल लेकर आते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे भी टच स्क्रीन मोबाइल लाकर दो ना। शक्ति के बहुत जिद करने पर बाबूजी ने उसे अपना मोबाइल देते हुए कहा, लो ये मोबाइल आज से तुम्हारा है। भाई ने गुस्से में कहा, क्या खाक है मेरा, ऐसा मोबाइल तो स्कूल के चपरासी भी नहीं रखते। ये मोबाइल ले गया तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, मुझे तो टच स्क्रीन ही ला कर दो। बाबूजी ने उसे समझाया, बातें तो तुम इस मोबाइल पर भी कर सकते हो। वैसे तो इस सब की जगह तुम ऐसी काबिलियत पैदा करो कि तुम्हारे पास एक नहीं बहुत से मोबाइल हो। तुम तो जानते ही हो कि एक अध्यापक की पगार कितनी होती है और कोई भी बच्चा अपने मोबाइल से नहीं, अपने हुनर से जाना जाता है। तुम क्लास में प्रथम आकर दिखाओ तो देखना, सभी कहेंगे, वह देखो शक्ति जा रहा है, हमारी क्लास का सबसे कामयाब बच्चा। भाई ने गुस्से में कहा, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल, लेकिन कम से कम मुझे लेक्चर ना दीजिए। सुन सुन कर कान पक गए मेरे। मैं देख रही थी भाई के अंदर आता हुआ यह बदलाव। अब वह बात बात पर बाबूजी का अनादर करने लगा था, उन्हें जवाब देने लगा था और कभी कभी उन पर चिल्लाने भी लगता था। लेकिन बेचारे बाबूजी अपमान का घूंट पीकर भी अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। मैं भाई से 7 साल छोटी थी, पर फिर भी शायद जल्दी ही मैच्योर हो गई थी। हमारे स्कूल में भी कुछ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे जो अपनी झूठी शान दिखाते थे।
पर उनके रहन सहन से मैं जरा भी प्रभावित नहीं होती थी और ना ही अपने आप को उनसे कमतर महसूस करती थी। बीए करने के बाद भाई की अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। भाई अपने वेतन से परिवार की कोई मदद नहीं करता था, वह अपने शौक पूरे करने में लगा रहता था। बाबूजी उसके लिए रिश्ता देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं था भाई का प्रेम प्रसंग एक बिल्डर की लड़की रश्मि से चल रहा था। रश्मि बहुत आधुनिक और खुले विचारों वाली लड़की थी। भाई में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। उसने अपने एक कान में बाली पहननी शुरू कर दी, काला चश्मा लगाने लगा। एक दिन वह आईफोन खरीद कर लाया और बाबूजी को नीचा दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये होता है फ़ोन। इस फ़ोन की कीमत आपके 6 महीने के वेतन से भी अधिक है। बाबूजी ने कहा, अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना महंगा फ़ोन वेतन से तो नहीं लिया जा सकता। क्या ऊपर की आमदनी करने लगे हो? अगर करने लगे हो तो मेरी तुम्हें एक सलाह है, ऐसा मत करना। रिश्वत कभी फलीभूत नहीं होती और ना ही मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं। भाई ने चिढ़ते हुए कहा, क्या करूं मैं आपके आदर्शों का? क्या उनका अचार डालूं? क्या दिया है आपके आदर्श संस्कारों ने? रुपये 5,000 किराए का यह मकान, स्कूल जाने के लिए फटीचर साइकिल। आपका वेतन तो 15 तारीख आने तक अपना दम तोड़ देता है। मुझे लेक्चर मत दिया कीजिए। आपके आदर्श और संस्कार मेरे किसी काम के नहीं हैं। चिढ़ होती है मुझे। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ सोचकर चुप रह गई। 15 अगस्त पर मुझे देशभक्ति का गाना सुनाने और स्पीच देने का दायित्व सौंपा गया। मैं तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि फंक्शन की चीफ गेस्ट रेवती राजगोपाल आईपीएस होंगी तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। रेवती राजगोपाल मेरी आदर्श थी और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर कामयाबी हासिल करना चाहती थी। मेरी स्पीच और देशभक्ति के गाने से मैडम आईपीएस बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी और कमाल का देशभक्ति का गाना गाया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने उन्हें बताया, मैं 11वीं क्लास में हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, मेरे बाबूजी मास्टर हैं, मैंने बताया। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैंने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, जी मैं आप बनना चाहती हूँ। आप मेरी फेवरेट और आदर्श हैं मैडम। कुछ टीचर्स और बच्चे मेरे जवाब पर हंसने लगे। उन्हें चुप कराते हुए मैडम आईपीएस ने कहा, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? देखना, ये लड़की एक दिन कमाल करके दिखाएगी। मैडम आईपीएस के इन शब्दों ने मेरे अंदर अपार ऊर्जा और उत्साह भर दिया। मेरे अंदर पढ़ने की जो लगन थी वो अब दुगनी हो गई। 15 अगस्त के 5 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया। मैंने भाई को राखी बांधी तो भाई ने मुझे आशीर्वाद दिया और 2,000 रुपये दिए। मैंने भाई को रुपये वापस करते हुए कहा, भाई मुझे सिर्फ 100 रुपये दो, जैसे तुम पहले दिया करते थे। मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैंने बाबूजी और आई को देखा। उनके चेहरे पर चमक थी और इस बात की खुशी थी कि मुझ में संस्कार जिंदा हैं। इतवार के दिन भाई को देखने लड़की वाले आए थे। नीलम के पिताजी रामदयाल जी बाबूजी के साथ ही स्कूल में अध्यापक थे और उनका हमारे घर आना जाना था। हम लोगों ने नीलम को पहले देख रखा था। नीलम बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की थी। एक तरह से दोनों परिवारों की इस रिश्ते के लिए मौन स्वीकृति थी। नीलम के घर वाले रोकना करने के विचार से आए थे। साथ में ढेर सारे फल और मिठाई लेकर आए थे। भाई घर पर नहीं था। भाई ने आते ही मिठाई और फल देखकर अनुमान लगा लिया कि ये लोग क्यों आए हैं। थोड़ी देर औपचारिक बातें करने के उपरांत भाई ने उनसे सवाल किया, विवाह में आप लोग गाड़ी कौन सी देंगे और रुपया कितना देंगे? ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। रामदयाल जी बाबूजी का मुंह ताकने लगे। बाबूजी ने वातावरण की गंभीरता को सरस बनाने के उद्देश्य से कहा, बेटा आप लोगों से मजाक कर रहा है। लेकिन भाई ने
उद्दंडता से जवाब दिया, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। पता नहीं बाबूजी आपको क्या हो गया है, किसी भी ऐरे गहरे को बुलाकर मेरी शादी की बात करने लगते हैं। पहले लड़की वालों की औकात तो देख लिया कीजिए। नीलम का भाई अनिल, जो मेरा क्लास फेलो था, उससे अपने पिताजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उठ खड़ा हुआ और बोला, पापा चलिए यहाँ से, शक्ति भाई साहब बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे आपका अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं शक्ति की पिटाई कर दूंगा। बाबूजी को लग रहा था शक्ति ने रामदयाल जी का नहीं, उनका अपमान किया है। उन्होंने शक्ति को समझाने के उद्देश्य से कहा, बेटा आज तो तुमने बदतमीजी की सारी हदें तोड़ दी। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या यही संस्कार और आदर्श हमने तुम्हें दिए? तुमने उनका नहीं, हमारा अपमान किया है। शक्ति ने नाराजगी से कहा, बाबूजी अगर आपने भविष्य में ऐसा कोई रिश्ते वाला घर पर बुलाया तो मुझे दोबारा भी ऐसा करना पड़ेगा। आप मेरे विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। मैं बिल्डर रघुपति सहाय की लड़की रश्मि से शादी करने जा रहा हूँ। वह लोग दहेज में 10 लाख रुपए और 8 लाख की कार दे रहे हैं। बोली कोई समानता है दोनों रिश्तों में? मतलब यही हुआ ना, वो लोग तुम्हें 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। बाबूजी ने बड़ी शालीनता से बोला, जो समझना है समझते रहिए, मैंने आपको अपने भविष्य की प्लानिंग बता दी है। शक्ति ने फिर गुस्सा दिखाते हुए कहा। ना चाहते हुए भी मैं आई और बाबूजी शक्ति और रश्मि के विवाह में शामिल हुए, जहां कदम कदम पर लड़की वालों ने आई और बाबूजी को अपमानित किया, लेकिन भैया के मुंह से एक शब्द भी न निकला। विदाई के समय बाबूजी ने विनम्रता के साथ उनका दिया हुआ सारा सामान उन्हें लौटा दिया और कहा, यह सब रहने दीजिए। दरअसल हम लोग को इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। हम इस तरह के महंगे कपड़े पहनने के आदी नहीं हैं। रघुपति साहब ने अपने लोगों से कहा, ले लो भाई, सब सामान अंदर रख लो, इन्हें आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, उसने हम तीनों से कहा। आप लोगों के कारण बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं तो। फिर वो चुप होकर बोले, इसे चाहे आप बेटी के लिए मेरा प्यार, मेरी आप लोगों को धमकी या सलाह मान लें। घर पर चावल के कलश को गिरा रहे बहन द्वारा गेट रोकने की रस्म होती है। भाभी बड़बड़ाई, उफ, कितने बैकवर्ड हैं तुम्हारे घर वाले। और तुम्हारी बहन तो बहुत ही लालची है, हर जगह मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। एक दिन स्कूल में मुझे अनिल दिखाई दे गया। मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा, अनिल, मैं भाई की ओर से तुमसे क्षमा चाहती हूँ। अनिल ने कहा, अरे इसमें तुम लोगों की क्या गलती है, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मैं ही नहीं और बहुत से लोग जानते हैं कि शक्ति बहुत ही घमंडी और बदमिजाज हो गया है। तुम बिल्कुल कोई बात अपने दिल पर मत लेना। भाई और भाभी ने ऊपर की मंजिल पर अपना डेरा जमा लिया था। भाई जब ऑफिस जाता था तभी नीचे उतर कर आता था। अक्सर वो लोग बाहर से खाना मंगाते थे और भाभी खुद कुछ भी नहीं बनाती थी। देखते देखते ऊपर बड़ा वाला टीवी, फ्रिज और एसी लग गया था। हम तीनों ऊपर नहीं जाते थे। कभी कभी मैं भाई की पोस्ट देने ऊपर जाती थी। भाभी कभी अगर अच्छे मूड में होती तो कहती, किरण अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ी देर एसी में बैठ लो। लेकिन मैं यह कहकर टाल देती कि भाभी मुझे एसी की आदत नहीं है। इंटर के एग्ज़ाम सब पर थे। मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर पुणे के महाराजा शिवाजी इंटर कॉलेज में पड़ा था। एक दिन मुझे पढ़ता देख भाई की पोस्ट देने बाबूजी ऊपर चले गए। ऊपर जाकर उन्होंने देखा भाई और भाभी ड्रिंक कर रहे थे। बाबूजी के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। बाबूजी ने चिल्ला कर कहा, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम लोगों ने मेरे मंदिर जैसे घर को मदिरालय बना दिया। अब बस पानी सर से ऊपर होने लगा है। और गुस्से में उन्होंने एक चाटा शक्ति को रसीद कर दिया। शराब की बोतल फेंकने लगे। तभी शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार बाबूजी, अगर शराब को हाथ लगाया। यह शराब मैं अपने पैसों से खरीद कर लाया हूँ। आप तो हमको दूध भी नहीं पिला सके। अब अपने पैसे से शराब लाया हूँ
तो उसमें भी आपको एतराज़ है? बाबूजी जोर से बोले, कौन बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बिगड़ता हुआ देख सकता है? शक्ति ने नशे में जवाब दिया, ओ कम ऑन मास्टर, अभी आपने ऊंची सोसाइटी के तौर तरीके देखे ही कहाँ हैं? भाई बाबूजी को धक्का देते हुए बोला, जाइए, चले जाइए यहाँ से। दुष्ट ये तू नहीं है, तेरे अंदर की शराब बोल रही है। मुझे ही घर से जाने के लिए कह रहा है? तुम लोग अभी निकल जाओ मेरे घर से, बाबूजी ने क्रोधित होते हुए कहा। क्या बात है, किराए का मकान तुम्हारा कब से हो गया? शक्ति ने नशे में धुत होते हुए बोला। रश्मि शराब का घूंट लेते हुए बोली, पागल हो गए हैं क्या ये? सारे मुड का सत्यानाश कर दिया। शक्ति, इन्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दो। बाबूजी दिल के मरीज तो थे ही, उन्हें सीने में दर्द होने लगा। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, लेकिन 2-3 सीढ़ी पहले ही वो गिर गए और दर्द से कराहने लगे। मैंने और आई ने बड़ी मुश्किल से उन्हें ले जाकर पलंग पर लेटाया और आई तेजी से भाई को बुलाने ऊपर की ओर भागी। इतने में मुझे एनसीसी की ट्रेनिंग में सिखाया गया था, उसके अनुसार बाबूजी को मैं फर्स्ट एड देने लगी। शक्ति नशे में आई से कहने लगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, वह ठीक है। आई के बहुत जिद करने पर भाई नीचे उतर कर आया, लेकिन भाभी ने इस सब की कोई परवाह नहीं की। गाड़ी में लिटाकर हम बाबूजी को अस्पताल ले जाने लगे। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब भाई उन्हें पुणे ले जाने की जगह खयाती अस्पताल ले गया, जबकि वह भाभी के कुत्ते को भी दिखाने के पुणे डॉग हॉस्पिटल ले जाता था। वही हुआ जिसका अंदेशा था। खराब देखभाल और अक्षम डॉक्टर्स के चलते बाबूजी का निधन हो गया। मैं और आई जैसे अनाथ हो गए। आई घंटों बाबूजी के निकट बैठी रोती रही। भाई के पास बाबूजी का अंतिम संस्कार करने का भी समय नहीं था। वैसे भी बाबूजी चाहते थे कि शक्ति मरने के बाद उन्हें अग्नि ना दे। बाबूजी का अंतिम संस्कार मैंने पूरी श्रद्धा के साथ किया। बाबूजी के निधन के कुछ समय उपरांत भैया भाभी ने एक फ्लैट ले लिया और वहाँ रहने चले गए। बाबूजी ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड की सारी रकम भाई ने अपने खाते में डाल ली। आई के एतराज़ करने पर कहने लगा, अब आप लोगों की देखभाल तो मुझे ही करनी है ना? लेकिन देखभाल के नाम पर वह महज मकान का किराया 5,000 रुपये दिया करता था। बाकी ज़रूरतें हम बाबूजी की अल्प पेंशन से पूरी करते थे। भाभी की खाना बनाने वाली और झाड़ू बर्तन वाली बाई आए दिन उनके व्यवहार के कारण काम छोड़कर चली जाती थी, इसलिए उनके कुटिल मन में एक विचार आया। भाई भी उनके विचार से सहमत हो गया। वो दोनों घर आए और आई से कहने लगे, आई आप तो जानती ही हैं कि मेरा वेतन अधिक नहीं है, उससे हर माह 5,000 रुपये इस घर के किराए में निकल जाते हैं। क्यों ना आप लोग हमारे साथ रहें? इससे किराए से भी छुटकारा मिलेगा और हम आपकी ठीक से देखभाल भी कर सकेंगे। आई इतनी सीधी थी कि उसे भाई भाभी की चाल का जरा भी अंदेशा नहीं हुआ। वह खुशी खुशी अपने बेटी के घर में रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने भी आई को रोका नहीं, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 1 महीने के लिए पुणे जाकर रहना था। मैं कुछ दिनों भाई के साथ रही, फिर अपना एग्ज़ाम देने के लिए पुणे चली गई। मेरे जाने के बाद भाई के एक बच्चा हुआ, जिसका नाम उन्होंने कुणाल रखा। कुणाल बहुत प्यारा था। 1 महीना 15 दिन बाद जब मैं वापस भाई के घर आई तो मैंने देखा आई फर्श पर पोछा लगा रही थी और देखने में बहुत ही दीनहीन सी लग रही थी। मुझे आई पर बहुत ही दया आई। मैंने आई को गले से लगा लिया और कहा, ये क्या हालत बना रखी है आपने? यही देखभाल कर रहा है भाई आपकी? मेरी आंखें छलक आई। आई मुझे समझाते हुए बोली, अरे कल ही झाड़ू पोछे वाली काम छोड़कर गई है। घर गंदा लग रहा था, इसलिए मैं पोछा लगाने लगी। चल रहने दे। यह बता, तेरे पेपर कैसे हुए? थक गई होगी, अभी थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय नाश्ता करके मैं बर्तन रखने किचन गई तो मैंने देखा आई खाना बना रही है। आई अब ये मत कहना कि खाना बनाने वाली भी कल ही काम छोड़कर गई है। मैं समझ गई हूँ,
ये भाई और भाभी की चाल है। उन्होंने किराए के 5,000 रुपये भी बचा लिए और खाने वाली और काम वाली बाई को भी हटा दिया होगा। मैं सही कह रही हूँ ना आई? बाबूजी की पेंशन भी तुम्ही ने 1 तारीख को पकड़ा देती होगी। तुम्हारे सोने की क्या व्यवस्था की है भाई ने? आई ने बताया, इनका स्टोर रूम बहुत बड़ा है, मैं उसी में अपने खाट डाल लेती हूँ। बस अब बहुत हो गया आई, हमें नहीं रहना यहाँ भाई के मकान में। हम छोटा सा मकान ले लेंगे, बाबूजी की पेंशन और मैं कुछ काम करूँगी। मुझे विश्वास है हमारा काम चलता रहेगा। आई ने कहा, पर तेरे सपनों और पढ़ाई का क्या होगा? वो कैसे पूरे होंगे? और जहाँ तक खाना बनाने सफाई करने का है, वो तो हमें वहाँ भी करना होगा। तू अपना कैरियर बना ले। तेरे बाबूजी को तुझ पर बड़ा नाज था। मुझे कहते थे, देख लेना एक दिन हमारी बिटिया बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। कुछ दिनों की तकलीफ है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुझे तो मालूम है हर रात के बाद एक सुहाना सवेरा आता है। सारी बातों का ध्यान कर मुझे भाई के यहाँ रुकना पड़ा। ग्रेजुएशन तक 2 साल हमने बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक वेदना को सहन किया। भाभी हम दोनों को जरा देर भी बैठने नहीं देती थी, उल्टे सीधे काम बताती रहती। हमें एसी चलाने का अधिकार नहीं था। आई मुझे काम में हाथ बटाने नहीं देती थी, कहती थी, जा पढ़ ले, तुझे अपने बाबूजी का सपना पूरा करना है, अपनी आई को सुख देना है। मेरे देखते ही देखते भाई बहुत बिगड़ता जा रहा था। वो शराब और हीरोइन का नशा करने लगा था। भाई आए दिन घर पर शानदार पार्टी रखता, जिन पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता। पार्टी में ड्रग्स और शराब पीकर गेस्ट झूमते, नाचते, गाली गलौज करते और हर तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते थे। मुझे हैरानी थी कि भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक दिन रात के 11 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। भैया भाभी सो गए थे, अतः मैं ही दरवाज़ा खोलने चली गई। बाहर एक रहस्यमय सा आदमी, जिसकी मूछ दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी और देखने में मवाली लग रहा था, लेकिन वह एक शानदार गाड़ी में आया था। शायद आवाज़ सुनकर भाई जाग गया था। वह गाउन पहनकर बाहर आया और उससे धीरे धीरे बात करने लगा। मैं दरवाजे से तो हट गई थी, लेकिन उन लोगों की बातों को कान लगाए सुन रही थी। भाई उससे कह रहा था, मैंने तुम्हें घर आने के लिए मना किया था, घर क्यों आए? वह कहने लगा, दोस्तों की महफिल लगी है, सभी को बहुत तलब लग रही है, मुझे माल चाहिए, जितना पैसा कहोगे मैं दे दूंगा। उसकी बात सुनकर भाई कमरे में गया और कुछ देर बाद एक पैकेट लेकर आया और उस व्यक्ति को दे दिया। बदले में उसने भाई को रुपयों की बहुत सी गड्डियाँ पकड़ा दी। मैं हैरान थी, तो क्या भाई ड्रग्स का धंधा भी करता है? लेकिन क्यों? उसकी सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा वेतन है, फिर क्या करेगा इतने पैसे का? क्या लालच? अगली सुबह जीवन में पहली बार मैंने भाई को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मुझ पर भड़क गया। तू छोटी है, अपना काम कर, मालूम है ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम लोग के खाने पीने पर कितना खर्च होता है, इसका अंदाज है तुम लोगों को? भाई की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबूजी का पूरा ग्रेच्युटी फंड और हर महीने की पेंशन अपने पास रख लेता था। उसकी काम वाली और खाने वाली बाई की तनख्वाह अलग से बच रही थी। अगर सही हिसाब लगाया जाए तो भाई को कुछ बच ही जाता होगा, लेकिन मैंने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और चुप रह गई। कुछ दिन बाद भाभी ने मुझसे कहा, आज 11 बजे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना, तुम्हारे लिए बहुत शानदार रिश्ता आया है। मुझे भाभी की ये बात हजम नहीं हुई। मेरे लिए अच्छा रिश्ता भाभी ले आए? ऐसा तो संभव ही नहीं। भाभी को मैंने बताया, भाभी अभी मेरी उम्र केवल 22 वर्ष है, मना कर दीजिए उन लोगों को, मुझे भी कोई शादी वादी नहीं करनी। वैसे भी अभी मैं पहले अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। भाभी ने मुंह बनाकर कहा, क्या बन जाएगी तू? किसी स्कूल में आया या ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरनी? सही उम्र में विवाह करना अच्छा होता है, लड़के की सरकारी नौकरी है, जाओ जल्दी से तैयार होकर आना। मैं बिल्कुल जैसी थी वैसी ही आ गई।
लड़का मुझे देखते ही घबराकर खड़ा हो गया। ये लड़का वही था जिसकी लड़की छेड़ने पर एक रोज़ हमने चप्पल से जमकर ठुकराई की थी। वो वहाँ पर रुका नहीं और ये कहकर मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, भाग निकला वहाँ से। एक दिन भाई के ससुर राम सहाय की बनाई हुई 15 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसके नीचे दबकर 21 लोगों की मौत हो गई। काफ़ी खर्च करने के बाद भी वो अपने आप को जेल जाने से बचा नहीं सके। उनके बनाए जा रहे कंस्ट्रक्शन सील कर दिए गए। कोर्ट ने मृतक के परिवारों को 20-20 लाख रुपए देने का आदेश तथा घटिया मटेरियल एवं श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण न देने के कारण राम सहाय को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ग्रेजुएशन में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मास्टर जी का लड़का अनिल काफ़ी सहायता करता था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पढ़ने के लिए वो मुझे पुणे जाकर प्रतियोगिता में बैठने के लिए फार्म और तरह तरह की किताबें लाकर देता था। अनिल पढ़ाई में अच्छा नहीं था और ना ही उसकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी थी कि वो आगे पढ़ सके। 3 बहनों का वह इकलौता भाई था। उसके बाबूजी ने उसे एक परचून की दुकान करा दी थी, जिससे उन लोगों का गुजर बसर हो रहा था। इतना होने पर भी वो मुझसे किताबों के पैसे नहीं लेता था। कहता था, मेरे सपने तो अधूरे रह गए। अगर तुम कुछ बन गई तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारी कामयाबी में काम आया। एक रोज़ आई से डाइनिंग टेबल की सफाई करते हुए क्रॉकरी का सेट नीचे गिर गया। तेज आवाज़ के साथ कप प्लेट टूट गए। आई थोड़ा डर गई। मैंने कहा, क्या कर रही हो? क्या तुमने जानबूझकर तोड़ा है? सबसे ऐसा हो जाता है। लेकिन तभी आंखें लाल पीली करती भाभी आ गई और आई को बुरी तरह डांटने लगी। पता भी है कितना महंगा सेट था? उसने आई को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन मजबूती से मैंने बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लिया। बस भाई बस, बहुत हो गया। आपको शर्म नहीं आई अपनी माँ समान सास पर हाथ उठाते हुए? अपनी गलती न मानते हुए रश्मि भाभी चीख कर बोली, अच्छा 2 कौड़ी की लड़की, तेरी ये मजाल, तू मेरा हाथ पकड़ेगी? मैंने भी निर्भीक होते हुए कहा, बिल्कुल, और अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो हाथ पकड़ूंगी ही नहीं, चलाऊंगी भी, समझी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।